हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा एक नए चैप्टर से चर्चा को शुरू कर रहे हैं। अब हमारे पास तीन ही चैप्टर बकाए हैं। सबसे भारी भरकम चैप्टर पिछला चैप्टर हमने कर लिया है, ठीक है ना, विद केस स्टडीज कर लिया है। और मुझे लगता है बाकी सारे चैप्टर से ज्यादा मैंने उसमें पेशेंस दिखाया है, ठीक है ना। बहुत स्लो कराया, 18 लेक्चर लग गए, मुझे लगता है अंदाजा 18 दिन लग गए। लेक्चर हो सकता है 15-16 लगे हो। बेटा बहुत पेशेंस के साथ कराया, अब खराब मत करना उसको। अब तीन चैप्टर बचते हैं हमारे पास बेटा। एक फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक प्लानिंग, और एक बेटा लास्ट चैप्टर हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अपना लास्ट चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर। उसके बाद मैं प्लानिंग पर वापसी करूंगा, और उसके बाद फर्स्ट चैप्टर। सर ये बात ना मैंने बहुत शुरू में बोल दी थी, हाफ ईयरली शुरू नहीं होंगे आपके, मेरा कोर्स खत्म जरूर हो जाएगा, ठीक है जी। और बात पे पक्का हूं मैं, ठीक है। तीन चैप्टर बचते हैं आज से बीएसटी में, तीन ही चैप्टर इको में, और अकाउंट्स में दो चैप्टर। मतलब अकाउंट जैसा सब्जेक्ट जिसमें दो चैप्टर बचे हैं, और बीएसटी इको में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में उससे ज्यादा बच्चे रखे हैं। सोच लो स्पीड क्या है। चलो खैर, समझ में आ जाएगा। 30 सितंबर डेडलाइन थी, तो डेडलाइन है। बाबू अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं। पहले सब सामने देखेंगे। अभी चैप्टर का बेस बन रहा है, अभी नोट से कुछ भी नहीं करा रहा हूं मैं, कुछ भी तो नहीं। अब सामने देखो, शायद 20 मिनट तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाबू चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और बेटा पढ़ाया क्या जाता है इस पूरे चैप्टर में, पहले ये समझना। बेटा पढ़ाया जाता है हमें पूरा एक लॉ। चैप्टर का नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिया गया है, पर सच मायने में पढ़ाया पता क्या जा रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पुराना नाम इसका बेटा ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी हाल ही में इसको 2019 में अमेंड किया गया, 5 साल पहले। कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करे जो बेटा जरूरत थी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जब ये लॉ 1986 में आया ना, ये इतना ड्रास्टिक था, इतना कंज्यूमर के फेवर में था, इतना उसको राइट देता था कि बेटा सारे मैन्युफैक्चरर, सारे सेलर, सारे सर्विस प्रोवाइडर डरने लगे, कंज्यूमर से डरने लगे। पहली बार ही ऐसा हुआ, वो इतना खतरनाक लॉ आया भाई। इस लॉ के आते ही क्या होगा, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ बैकग्राउंड में जाकर, ताकि आपको अच्छा लगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन। बाबू एक कंपनी थी 90s में, मैच स्टिक बनाती थी, मैचेस की तिलियां, ठीक है जी। और क्लेम करती थी हमारे हर मैच बॉक्स में 100 मैच स्टिक है। मैंने 11th में एग्जांपल दिया था, 100 मैचेस की तिलियां हैं हर डब्बे में, ठीक है जी। एक कंज्यूमर वेला, उसने कहा जी मंगाओ पूरी डब्बी, 10 का पैक मंगाओ। 10 पैक मंगाए, गिननी शुरू कर दी। बेटा पहले में 100 निकल गई, एक में 99, एक में 98, 5-6 में 100 निकल गई। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उठाकर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया। इस लॉ के अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर कंप्लेन कर दी। बेटा जज ने मंगाई पूरा 10 का बंडल, गिना, बेटा 2-3 में पाया 100 नहीं है। उस 1 रुपए के पीछे कंज्यूमर को कंपनसेशन मिली 1 CR, 1 करोड़ रुपए। लॉ इतना कंज्यूमर का फेवर करता है, तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा इंटरेस्ट इतना आ जाएगा, आपको लगेगा सारे अधिकार हमें ही हैं, लूट लिया गया मैन्युफैक्चरर को। तो इतना लग जाएगा आपको। समझ में आती है बात? अभी छोटी सी एक बात और डिस्कस कर लेते हैं बेटा। जब तक ये कानून नहीं था ना, तब तक एड ऐसे आया करते थे। किसी भी कंपनी का नाम सोच लो, जर्म्स बिफोर यूजिंग कॉलगेट, जर्म्स बिफोर यूजिंग डेटॉल, एंड आफ्टर यूजिंग डेटॉल जर्म्स गायब। दिस इज बिफोर 1986। और वो कंज्यूमर अवेयर बहुत हो गया भाई 1986 के बाद, लॉ उसके फेवर में आ गया, उसने भी केस कर दिया। भाई साहब इन सारी कंपनीज में भुगते हैं पैसे, करोड़ों करोड़ों रुपए कंपनसेशन दी है। और आज की तारीख में ऐड क्या आता है, बिफोर यूजिंग डेटॉल एंड आफ्टर यूजिंग डेटॉल। बताओ डेटॉल भी जान छोड़ने लगे।
डैंड्रफ बिफोर यूजिंग सनसिल्क, आफ्टर यूजिंग सनसिल्क डैंड्रफ अभी भी दिखाते हैं। 100% कोई खत्म करके दिखा दो, मैं तो जानना चाहता हूँ, मान जाऊंगा जो कंपनियां कह दें ऐसा। बोला जाता है 99.99% जंप क्लियरेंस, अरे बोलो ना दम है तो 100%, देखें तुम्हें भी हम कितना दम है। आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है, ये एड में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? ड्यू टू दिस लॉ। क्योंकि कंपनीज को पता है भुगत जाएंगे हम करोड़ों रुपए दोबारा अगर हमने गलती से 100% बोल दिया या जम्स गायब कर दिए यहाँ से। और ईमानदारी से आप सबको पता है ये जम्स जम्स क्लियर कुछ नहीं होते। अब थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ जाता होगा, इतना ड्रास्टिक फर्क नहीं पड़ता कि 99.9% जम क्लियर हो गए। समझ में आ रही बेटा बात? ये तो समझ में आ गया होगा, चैप्टर बहुत मजेदार होने वाला है, सब कुछ अपने बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है जी बाबू। अब बेटा मैं आपको बता देता हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने क्या किया। बाबू मैं फीचर पढ़ाने जा रहा हूं इस लॉ के, ठीक है जी। वैसे तो अब नाम 2019 आएगा, पर बाबू ये चीज कर 1986 नहीं दी थी, कॉपी हो रही है, कुछ चेंजेस हुए हैं बस 2019 से। मैंने भी नोट्स में सारा 1986 लिखा हुआ है, जो चेंज होंगे वो मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले। ठीक है जी। तो बाबू तीन मेजर फीचर थे इस लॉ के। क्या तीन मेजर फीचर थे, आराम से सुन लेना, ये चैप्टर का बेस बनेगा बाबू। ठीक है, इसे खराब मत करो बाबू। इतने सारे राइट्स, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेटा इस लॉ ने कंज्यूमर को दी। आई एम श्योर आपने बेटा राइट्स सारे ही पढ़े हुए हैं। बाबू सबने पढ़ा होगा, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज फ्रॉम, राइट टू बियर्ड, राइट टू सीक रिट्रेसल, नाम सुने? कुछ कुछ तो पढ़ भी रखा है 9th में, है ना? आपको आइडिया भी नहीं होगा ये राइट्स देने वाला बेटा ये लॉ ही था। ये राइट्स और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें इस कानून ने दी हैं। पर बेटा एक बात सुन लेना, देखो बोलते सारे टीचर्स ऐसे ही हैं, नोट्स भी ऐसे ही लिखते हैं, एनसीईआरटी भी ऐसे लिखती है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन मैं जब भी बात बोलूँ ना राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके कान में आवाज जानी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स। बेटा पहले इंसान की जिम्मेदारियां होती हैं, जब इंसान जिम्मेदारियां पूरी कर लेता है तो मिलते हैं अधिकार। ध्यान रखे ना, अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की होगी तो बेटा कोई राइट नहीं है आपके पास। बोलने के लिए जरूर ऐसा बोला जाता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर एक्चुअली में इट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की होंगी तो अधिकार मिले होंगे। और आपको बता देता हूं क्वांटिटी में ये ज्यादा होती हैं, जिम्मेदारियां 10 गिवन है लॉ में और अधिकार सिर्फ 6 हैं। राइट्स 6 हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकिन 10 हैं। जब ये 10 जिम्मेदारियां पूरी कर लोगे तो जाके 6 अधिकार मिलेंगे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हुई एक भी तो कोई अधिकार नहीं है, कांटा मार दो कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आएगा? और मैं आपको बता देता हूं मेरे आज का टॉपिक यही है। और ये भी बता देता हूं बेटा, कभी जिंदगी में ख्वाब में ऐसा किसी ने भी किसी भी टीचर से सुना नहीं होगा जैसे मैं राइट्स बोलूंगा, सुने भी नहीं होंगे, कभी वो एंगल भी नहीं देखा होगा जो एंगल मैं दूंगा, चाहे कितना ही पढ़ के आए हो आज। ठीक है जी। दूसरी बात बाबू, इस लॉ ने ना 3 टियर मशीनरी एस्टेब्लिश करके दी। ये 3 टियर मशीनरी क्या है बेटा? इस लॉ ने बताया कि 3 लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट बनाई जाएंगी। सेंट्रल लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट होगी, स्टेट लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट होगी और हर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट होगी। और आपको पता है कि नहीं पता, कंज्यूमर कोर्ट की खासियत क्या होती है बेटा? इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिविल एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स। बेटा ये फास्ट ट्रैक कोर्ट होती हैं जो 6 महीने में जजमेंट इधर या उधर या तो फेवर में आ जाएगा या अगेंस्ट आ जाएगा। ये सिविल कोर्ट की तरह नहीं है जहां 10 से 15 साल लगता है जजमेंट देने में। क्रिमिनल कोर्ट की तरह नहीं है जहां 7-8 साल 10 साल लग जाते हैं जजमेंट देने में। बाबू ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। समझ में आती है बात? क्लियर? राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें इस लॉ ने दी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, पुराना नाम 1986। ठीक है जी। और 3 टियर मशीनरी एस्टेब्लिश करके दी, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट होगी, स्टेट लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट होगी और सेंटर में भी कंज्यूमर कोर्ट होगी। ठीक है जी बाबू। उसके बाद बेटा इसी लॉ ने हमें परमिशन दी कि हम कंज्यूमर एसोसिएशन बना सकते हैं
या इसका एक और नाम होता है कंज्यूमर सोसाइटी, इसका एक और नाम होता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक और नाम होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, एक और नाम होता है एनजीओ। मतलब नाम ही नाम है, नाम से क्या फर्क पड़ता है, कुछ ही कह लो कि आप कंज्यूमर एसोसिएशन बना सकते हो, कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल या एनजीओ। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और बेटा ये कंज्यूमर एसोसिएशन बनाने की पावर भी 3 लेवल की ही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंज्यूमर एसोसिएशन बना सकते हो, स्टेट लेवल की बना सकते हो, या सेंट्रल लेवल की बना सकते हो। और बेटा इस एसोसिएशन को दिए गए अंधी पावर, अंधी पावर, पावर बता दूंगा तो भाई मजा ही आ जाएगा सुन के, ऐसा लगेगा मैन्युफैक्चरर के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए भाई कोर्ट ने। पावर बताता हूं। अच्छा किसी को पता है एसोसिएशन बनाने का लॉजिक क्या होता है, क्यों बनाई जाती है एसोसिएशंस? किसी एसोसिएशन का नाम सुना है? चलो मैं बाबू, एसोसिएशन बनाने के पीछे लॉजिक पता है क्या होता है? आपकी ना पावर को एनहांस करना। कहते हैं ना यूनिटी में पावर है। बचपन में कहावत सबने सुनी हुई है, एक लकड़ी दे देता है, वो एक लकड़ी ऐसे तोड़ देते हैं, चार देता चार नहीं टूटती। यही हालत है बेटा। मैं एक बात बताता हूँ बेटा, मैं एक एसोसिएशन का मेंबर हूँ, ऐसे तो 2-3 का हूँ, सिर्फ एक का एग्जांपल दूंगा, सहारनपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन। अब पता है क्यों मेंबर बना या क्या मेरे को फायदा हुआ इसका मेंबर बनने की? सर पुराने टाइम में चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग अलग काम करते थे, कोई एसोसिएशन नहीं थी। अब क्या होता है बेटा, आपको सारा दिन जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ कुछ ऑफिसर भी थोड़े बदतमीज अटक जाते हैं, और उनके दिमाग में पता है क्या होता है, हम तो सरकारी कुर्सी पे बैठे हैं, सामने वाला कुछ कहेगा तुरंत जेल करा देंगे, तो तुरंत पुलिस आ जाएगी हमारे कॉल पर, ठीक है ना। और इस आड़ में सामने वाला किसी को कुछ भी कह दे, चाहे रिश्वत मांग ले चाहे कुछ कर ले। तो बेटा सीएस ने भी मिलकर एसोसिएशन बना ली कि कुछ भी गड़बड़ करेगा ये किसी भी सीए के साथ, सिर्फ एक ग्रुप में मैसेज डालने, मेरे साथ ये हुआ और मैं यहाँ खड़ा हूँ। उस बेटा एसोसिएशन के मेंबर है 95 सीएस, तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। और आपको पता देखो एक आदमी में इतनी शक्ति नहीं, लेकिन अगर 95 लोग एक जगह पे खड़े हो जाएंगे तो शक्ति तो अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। हाल ही में भी 1 साल पुराना इंसिडेंट है बेटा, इनकम टैक्स के एक अधिकारी ने सीएस से एक बदतमीजी कर दी थी, ऊपर से उसने रिश्वत भी मांगी भी थी, ठीक है ना। 95 सी ने खड़े होकर धरना दिया इनकम टैक्स ऑफिस के बाद, भाई साहब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को तुरंत एक्शन लेना पड़ा और अधिकारी सस्पेंड भी हुआ। दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ रहा है एसोसिएशन की पावर क्या होती है? अब मैं आपको बता देता हूं, कंज्यूमर एसोसिएशंस को अनलिमिटेड पावर दी गई। पावर क्या दी गई ये समझना बेटा। एक कंज्यूमर है, किसी कंज्यूमर एसोसिएशन का मेंबर है, उसके साथ धोखाधड़ी हो गई, ठीक है। और धोखाधड़ी करने वाली मैं कहता हूँ बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, 10,000 20,000 करोड़ की कंपनी है। अच्छा जब आप अकेले होते हो सोच सकते हो ऐसी कंपनी के खिलाफ मुकदमा करने की? धोखा हुआ है आपके साथ, चलो एक्सेप्टेबल, 10,000 रुपए का धोखा हुआ है, कंपनी है 20,000 करोड़ की, कर दोगे केस? एक नहीं 1,000 बार सोचोगे ऐसी कंपनी के खिलाफ केस करने के बारे में। क्यों? डर लग रहा है ना, 20,000 करोड़ की कंपनी है, मेरे पास तो इतने रिसोर्सेस भी नहीं कि कैसा मुकदमा लड़ूंगा, क्या करूंगा, लग रहा है डर। बेटा ये कंज्यूमर एसोसिएशन के पास पता है कितनी खतरनाक पावर है, इतनी खतरनाक पावर है, अगर आपको लगता है आप केस लड़ना चाहते हो, पैसे नहीं है आपके पास, समय नहीं है आपके पास, कोई टेंशन नहीं, आप एसोसिएशन के पास आओ, बस फॉर्म पे साइन कर जाओ कि मैं केस लड़ना चाहता हूँ, घर बैठ जाओ, पूरा मुकदमा कंज्यूमर एसोसिएशन लड़ेगी अपने पैसों से। अगर जीती, जीतने के बाद जितने भी पैसे आएंगे सबको आपको दे देंगे, किसी भी हेयरिंग पे मत आओ, ये आपके बिहार पर पूरा मुकदमा लड़ सकती है। अनलिमिटेड पावर टू द एसोसिएशन, किसी भी लॉ में ऐसी कहीं पर भी कोई पावर नहीं है जितनी पावर यहां पर दी गई है। समझ में आई पावर? पैसे नहीं है, पैसे भी नहीं चाहिए, टाइम नहीं है, टाइम भी नहीं चाहिए, और अगर मुकदमा जीत गई एसोसिएशन तो जीत के सारे पैसे आपके, और तब भी कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात अभी तक? चैप्टर का बेस रेडी है, इतने सारे राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 3 मशीनरी, 3 लेवल पे कंज्यूमर एसोसिएशन बनाने की पावर, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेंटर लेवल पे कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन बना सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कुछ पूछना है बताओ अभी तक।
आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबू मैं अभी फर्दर डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ राइट्स का, लेकिन मैं बात बोल चुका हूँ, ये 6 राइट तब मिलेंगे जब 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होंगी। बोलने के लिए राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स। चलो चलो बढ़ सकते हैं आगे, बढ़े। तो बाबू राइट्स की बात करते हैं स्टार्ट। बेटा आपने हो सकता है बहुत सारे राइट्स पढ़े हो, पर मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं बेटा, ऐसा एंगल कभी ना सुना होगा ना कभी कहीं देखा होगा जैसा एंगल मैं दूंगा, और मैं वो पढ़ाऊंगा बेटा जो किसी किताब में होगा ही नहीं। ठीक है ना, एक्चुअली दुनिया दिखा दूं ना आपको, देखनी है आपको दुनिया। तो बाबू पहला राइट पढ़ने जा रहे हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म या राइट टू इंफॉर्मेशन। अब वो पहले बुक वाली बात, फिर एक्स्ट्रा बात में बेटा 15 मिनट लगाकर एक एक्स्ट्रा बात सिर्फ इसी मुद्दे पर। ठीक है जी, मुझे लगता नहीं दूसरा राइट शुरू होगा, हुआ तो एक और हो जाएगा। बाबू राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको, हमारे को, कंज्यूमर को राइट है इन्फॉर्म होने का। देखो हो सकता है हमारे फादर प्रोड्यूसर भी हो किसी ना किसी चीज के, आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ सर्विसेज, मैं ट्यूशन सर्विसेज देता हूँ, बट बेटा आई एम अ कंज्यूमर ऑफ ऑलमोस्ट 50 प्रोडक्ट्स ऑन डेली बेसिस। भाई सुबह उठ के जब रात तक तो वो जब तक सोते नहीं 50 से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं हम सब। चाहे किसी कंपनी के ब्रांड के कपड़े पहनने हो, चाहे किसी कंपनी की बॉल यूज करनी हो, किसी कंपनी का बैट यूज करना हो, किसी कंपनी के खाने का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना हो, हम दिन भर में 50 से ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। किसी कंपनी के एसी की सर्विसेज ले रहे हैं, किसी कंपनी के हम रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, हम बहुत सारे चीजों के कंज्यूमर भी हैं। और क्योंकि बेटा हम कंज्यूमर हैं, आपको पता होने चाहिए हमारे राइट्स क्या हैं। पता है आपको हमारा पहला राइट क्या है? वी आर हैविंग द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। बाबू इस राइट की वजह से पता है क्या होता है, इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट पैक्ड होकर बिकते हैं, जितने भी प्रोडक्ट, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, क्योंकि हमें राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं पैक्ड प्रोडक्ट हमें? बाबू पैक्ड प्रोडक्ट हमें एमआरपी बताते हैं, ग्रॉस वेट नेट वेट बताते हैं, कंटेंट बताते हैं, कॉशन इन यूज बताते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग बताते हैं, इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मार्क बताते हैं, और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। ये क्यों बताते हैं? क्योंकि हमें है राइट टू बी इन्फॉर्म, हमें अधिकार है जानने का कि हमें जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो किस क्वालिटी का है, कितनी क्वांटिटी में आता है, किस प्राइस पर मिलता है, क्या उसको बनाने का तरीका है, क्या उसके साथ जुड़े हुए कॉशन है, सब कुछ हमें जानने का राइट है। इसलिए हर कंपनी जब भी इंडिया में प्रोडक्ट बेचेगी ये सब बातें लिख कर बेचेगी, अगर वो पैक्ड प्रोडक्ट है तो। समझ में आती है बात? सर बुक की कहानी तो इतनी थी, हो गई। अब आ जाओ जरा मेरी कहानी पर। सर इंडिया में आज की तारीख में ये सिर्फ लॉ, ये सिर्फ राइट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लॉ बन चुका है। सुना है किसी ने आरटीआई? किसी के मुंह से सुना कभी मैंने आरटीआई फाइल करी है इस डिपार्टमेंट पे? नहीं सुना? फिर तो और मजा आ जाएगा। बाबू आरटीआई यही है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आरटीआई बोलते हैं पैसे, पूरा लॉ बन चुका है इंडिया में। अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी इन्फो चाहिए, सर मांग सकते हो आरटीआई फाइल करके। सर 20 से 25 रुपए में आरटीआई फाइल हो जाती है बेटा। और आरटीआई का जवाब देना हर डिपार्टमेंट को कंपलसरी है, प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन इज पर्सनल। बेटा सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर इंफॉर्मेशन पर्सनल है तो वो जवाब देने से मना कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी मना नहीं कर सकता जवाब देने से, आपके पास आंसर आएगा ही आएगा। और इसके इतने खतरनाक इंप्लीकेशन हुए, इतने खतरनाक इंप्लीकेशन हुए, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ इंप्लीकेशन क्या हुए, मैंने तो अपनी आंखों से देखे हैं कि कहां से कहां पहुंच गया आरटीआई। और भाई इसके सही और गलत इस्तेमाल वो दोनों है, और बड़े खतरनाक है। एक एक करके मैं एग्जांपल दूंगा, कुछ एग्जांपल देने के लिए मैं कैमरा भी बंद कर दूंगा। ठीक है जी, वो तो मजा ही आ जाएगा आपको सुन के। बाबू जैसे पॉलिटिशियन है, अब बीजेपी वाले थोड़ा मोदी जी को सपोर्ट करते हैं और पूरा बीजेपी का झंडा लहराने के रखते हैं दम, कांग्रेस वाले वो बिल्कुल खिलाफ चलते हैं। अब पॉलिटिशियनों ने भी इस्तेमाल करना शुरू करा आरटीआई का। बेटा कांग्रेस के सपोर्टर
उन्होंने क्या करा, पीएमओ में एप्लीकेशन लिख दी, आरटीआई फाइल कर दी पीएमओ में। पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये हमें बताओ प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2014 से लेकर 2019 तक कितना खर्चा कर दिया हवाई यात्राओं पे? रिप्लाई आया कुछ 1000 करोड़ का। न्यूज चैनल पे लेके घूमते रहते हैं, देख लेना कि ये आरटीआई का जवाब आया पीएमओ से। देख लो 5 सालों में हवाई यात्राओं पे कितना खर्चा कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। ये 1200-1300 करोड़ रुपए का खर्चा। देश के भले के लिए लगता क्या हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। देखो कैसा इस्तेमाल हो रहा है, देख रहे हो ना, जिसके पास जैसा दिमाग है वो वैसा इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है जी, बीजेपी के भी किस कुछ सपोर्टर ने पीएमओ में आरटीआई फाइल कर दी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है खाने पे खर्चा करते हैं, ये खर्चा कौन देता है? रिप्लाई आया वैसे तो ये खर्चा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ही होता है, पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 1 रुपया भी नहीं लेते। खाने पीने का खर्चा अपनी सैलरी से ही करते हैं, जबकि पीएमओ को फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाने की वो है परमिशन। उन्होंने भी दिखाने शुरू कर दिया, देखो अगला आदमी खाने का पैसा तो अपनी सैलरी से देता है, तुम क्या बता रहे? समझ में? एक और बीजेपी के सपोर्टर ने एप्लीकेशन फाइल कर दी, आरटीआई लगा दी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितनी छुट्टियां ली हैं। रिप्लाई आया ये छुट्टी नहीं ली, 15 साल सीएम रहे हैं, 8-9 साल बने हुए हो गए पीएम को, एक छुट्टी नहीं है, इवन अपनी मदर के डेथ के दिन छुट्टी नहीं ली। ये सब कहां से पता लगता है भाई? वो बताता है क्या? आरटीआई नहीं आते हैं ये सब जवाब। समझ आ रही है बात? अब मैं बताने जा रहा हूँ एक बहुत तगड़ा केस, बहुत ही तगड़ा केस आरटीआई का, उसे समझो और मजा आएगा। बेटा कई बार आपने पुराने टाइम में केस सुने होंगे बिफोर डीमोनेटाइजेशन, और मुझे पक्का पता है यहाँ सब बैठे हुए सबने ये केस सुना होगा। बेटा एक बैंक है, उस बैंक ब्रांच के बाहर एटीएम लगा हुआ है, एटीएम मशीन। एक आदमी गया, एटीएम स्वाइप करा, यूज करा, उसने बेटा अमाउंट विड्रॉ करी, कुछ भी समझ लो 20,000 रुपए। सारे 500 के नोट बाहर आए, 40 नोट। बेटा जब वो काउंट कर रहा था उसने देखा इसमें तो 3 नोट नकली बाहर आ गए। गलती तो उसकी कुछ भी नहीं, उसने तो विड्रॉन की रिक्वेस्ट मारी, 20,000 हो गए। और ऐसा एक्चुअली में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, मैंने तो खुद अपने आंखों से देखा हुआ है इंसिडेंट। सबके साथ हुआ होगा, किसी ना किसी के मुंह से आपने सुना भी जरूर होगा। वो हाथों हाथ उसने नोट निकाले, हाथों हाथ ब्रांच मैनेजर कैबिन में, सर मैंने अभी रिक्वेस्ट निकाली लगाई थी और ये नोट नकली आ गए। और आपको पता है ब्रांच मैनेजर फिर सीन है, हमें क्या पता, हम क्या करें, ये क्या करें, आप एक एप्लीकेशन दे दो, हम सोच लेते हैं, देख लेते हैं, विचार लेते हैं। चाहे उसे 10 बार कह दो कैमरा चला के देख ले, मैंने कोई अपने नोट थोड़ी डाले। अब उनका कहना कहना बड़ा सिंपल सा होता है, आप एटीएम से बाहर निकले, हो सकता है आपने बाहर बदल दिया फिर अंदर आ गए। सर बहुत बवाल हुए हैं इस चीज पे, बहुत ज्यादा बवाल हुए हैं। एक आदमी ने ना इंडिया में इसका सॉल्यूशन निकाल दिया था और जान निकाल दी थी भाई साहब बैंक की, उसने आरटीआई फाइल कर दी। क्योंकि इंडिया में लॉ है, जब भी आप एटीएम मशीन को रिफिल करोगे तो नोट नंबर रिकॉर्ड करना कंपलसरी है कि कौन कौन से नोट आपने फीड करे एटीएम मशीन में। उसने आरटीआई फाइल कर दी कि मैंने इस पर्टिकुलर डेट पर आज इतने नोट निकाले हैं, इससे पहले जब भी मशीन रिफिल हुई थी मुझे उसके करेंसी नंबर चाहिए। कैसे रिप्लाई ना है, कोई पर्सनल इन्फो तो है नहीं भाई। रिप्लाई आए कि ये नोट नंबर डाला गया था मशीन में इससे पहले जब रिफिल हुई थी, 3 नोट मैच कर गए उसके और वो तीनों नोट नकली थे। बैंक बैकफुट पे गया, रिफंड भी करे, 10 बार माफी भी मांग लो उस आदमी से, जैसा यूज ऑफ आरटीआई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या खतरनाक इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है ना, चाहो तो फेवर में क्या क्या हो सकता है आपके, अगर भी पोस्ट करना। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू एक और राइट, चलो छोड़ो कल कर, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।